Hello everyone. So now we are going to start our next chapter, that is your options. Starting with the meaning of options. Options is the form of derivative in which specified security can be bought or sold at a specified price at some future date at a current price. एक ऑप्शंस क्या होता है, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जिसमें दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी को परचेज या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर सम फ्यूचर डेट पर। ऑप्शंस में क्या होता है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को ग्रांट या राइट देता है, अधिकार देता है एक एसेट को परचेज करने का एक पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करने का उसको राइट देता है। उसके साथ क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको हम बोलते हैं ऑप्शंस। और वो पर्सन जो उसको राइट दे रहा है एक एसेट को परचेज करने का, पर्सन हु ग्रांट्स द राइट इज नोन एज ऑप्शन राइटर। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन राइटर। और वो पर्सन जिसको एक एसेट को परचेज करने का राइट दिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बायर। जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, मीन्स जो जिसमें हम फ्यूचर एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स वो फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। ऑप्शंस आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज दे आर मेड टू मिनिमाइज द रिस्क, ताकि हम अपने फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज कर सके, इसलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। जिससे मैं आपको डेरिवेटिव्स करा रही थी, मैंने ऑप्शंस का आपको पार्ट कराया था, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था एक कार का। एक पर्सन है जिसको कार परचेज करनी है, बट वो शोरूम में गया, उसको कौन से कलर की कार परचेज करनी थी, रेड कलर की। बट जब वो शोरूम में गया, कौन सी कार अवेलेबल थी, सिर्फ वाइट कलर की कार अवेलेबल थी। और जो बायर था, जो ऑप्शन बायर था, उसको ये डर था कि 2 महीने के बाद आने वाले टाइम में जीएसटी बढ़ने वाली है, तो कार के प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो उसको महंगी कार नहीं लेनी थी, तो उसको आज ही रेड कलर की कार लेनी थी। तो उसको शोरूम वाले सेलर ने एक ऑप्शन दिया कि आप आज कुछ एडवांस देकर आप अपनी रेड कार बुक करा जो 2 महीने बाद जब रेड कार अवेलेबल होगी, आप आज के प्राइस पर उस कार को क्या कर सकोगे, परचेज कर पाओगे। अब उसने ऑप्शन क्यों दिया और बायर ने भी उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि एक बायर को महंगी कार परचेज ना करनी पड़े, इसलिए उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। वहीं पर सेलर को ये पता था कि आने वाले टाइम पर जीएसटी बढ़ेगी नहीं, बल्कि जीएसटी कम होगी तो हमारी कार और ज़्यादा सस्ती होगी। तो उसने भी क्या किया, एक बायर को ऑप्शन दिया कि आप आज ही अपनी रेड कलर की कार की क्या करा लो, बुकिंग करा लो। तो दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि वो अपने फ्यूचर रिस्क को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने एडवांस बुक कराया था, वो कितने का बुक कराया था, 10,000 को उसने एडवांस दिया था। अब 10,000 के एडवांस को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। मीन्स फ्यूचर डेट पर 2 महीने बाद वो 10,000 जो उसने एडवांस दिया है वो क्या करेगा, रेड कार को परचेज़ कर लेगा। बट आने वाले टाइम में जब 2 महीने के बाद जब उसने कार परचेज़ करनी थी, तो कार के प्राइसेस बढ़ने की बजाय क्या हो गया, प्राइसेस कम हो गए, कार और सस्ती हो गई। अब उसको तो नुकसान हो गया, अब उसको तो महंगी कार परचेज़ करनी पड़ रही है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एक बायर के पास ऑप्शन होता है कि अब उसकी मर्ज़ी है कि उसके ऊपर कोई ऑप्शंस में ऑब्लिगेशंस नहीं होती पर्सन्स के ऊपर। अब यहाँ पर बायर के ऊपर उसकी मर्ज़ी है कि आप उसको परचेज़ करना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर उसको कार महंगी पड़ रही है तो वो क्या करेगा, अपने प्रीमियम को फॉरफिट कर देगा, भूल जाएगा, डूबने देगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों किए जाते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। Options also help the investors in earning profits from changes in the share price without investing the full price of the contract. शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि सपोज अगर एबीसी कंपनी का कोई शेयर है और एक बायर है एक्स। अब इसने क्या किया, कुछ एक एडवांस देकर, कुछ एक प्रीमियम देकर 2 महीने के बाद एबीसी कंपनी का शेयर को क्या करेगा, परचेज करेगा। उसने क्या करवा ली, बुकिंग करा ली।
अब 2 महीने के बाद उस ऑप्शन होल्डर के पास ये राइट होगा, ऑप्शन बायर के पास ये राइट होगा, वो प्राइसेस को चेक करके वो ये डिसीजन ले पाएगा कि उसको ABC कंपनी का शेयर परचेज करना है या नहीं करना, क्या उसको उसमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से बायर्स और सेलर्स अपने ऑप्शंस को यूज़ करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। अब हमने इसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ योर कॉल ऑप्शन एंड वन इज़ योर पुट ऑप्शन। एक होता है आपका कॉल ऑप्शन, एक होता है आपका पुट ऑप्शन। द राइट टू सेल अ सिक्योरिटी, जिसके पास एक एसेट को सेल करने का राइट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन पुट ऑप्शन, और वो पर्सन जिसके पास परचेज करने का राइट होता है उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। The right to sell a security is called put option and the right to buy is called call option. अब हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, कुछ एक टर्म्स पढ़ेंगे जिससे आपको ऑप्शंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इज़ योर ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर कौन होता है? जिसकी वो पर्सन जिसके पास एक एसेट को सेल करने का राइट होता है। द पर्सन हु राइट्स द ऑप्शन और सेल द ऑप्शन, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन राइटर। वन इज सेकेंड इज योर ऑप्शन होल्डर और बायर। वो पर्सन जिसके ऊपर ये ऑप्शन, जिसको ये ऑप्शन दिया जाता है एक एसेट को परचेज करने का, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन बायर। द पर्सन हु बाइज द ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन राइटर इज कॉल्ड ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन बायर। थर्ड इज योर कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि जब एक पर्सन एक एसेट को परचेज करता है तो परचेज करने को हम क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन। इसका ऑपोजिट है पुट ऑप्शन। जब एक पर्सन के पास एक एसेट को सेल करने का राइट होता है तो उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। सेल करना इज पुट ऑप्शन, परचेज करना इज योर कॉल ऑप्शन। सेकेंड आता है योर फिफ्थ पॉइंट इज योर प्रीमियम। जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने के लिए कुछ एक एडवांस बुक कराते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी कार वाले एग्जाम्पल में 10,000 एडवांस दिया था तो उसको उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम। द अमाउंट विच इज़ पेड बाय बायर टू द सेलर to enjoy the privileges of an option contract is called premium. नेक्स्ट आता है आपका स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। अब ये प्राइस क्या होता है? जो जब वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जो एक एसेट को परचेज करने का जो प्राइस सेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। इट इज़ अ प्री फिक्स्ड प्राइस एट विच एसेट इज ब्रॉट और सोल्ड। एक नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ योर एक्सरसाइज डेट। जिस डेट पर एक बायर और सेलर ने अपने ऑप्शंस को यूज़ करना है, एक्सरसाइज डेट कौन सी होती है? जिस डेट पर जो बायर है वो एक्चुअल में अपने ऑप्शन को यूज़ करेगा, जिस डेट पर, उस डेट को हम बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। It is the date on which the option holder actually exercise the option कि उसको उस एसेट को या उस शेयर को परचेज करना है या नहीं करना। जिस डेट पर वो अपने ऑप्शन को यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज ऑप्शन, एक्सपायरी ऑप्शन। एक्सपायरी ऑप्शन में क्या होता है कि जिस टाइम, मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है उस डेट को हम बोलते हैं एक्सपायरी ऑप्शन। इट इज़ द डेट ऑन विच द कंट्रैक्ट विल एक्सपायर। जिस दिन एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस डेट को हम बोलते हैं एक्सपायरी ऑप्शन। अब एक्सपायरी डेट वाले दिन एक होल्डर को अगर उसने एक्सरसाइज डेट वाले दिन अपने ऑप्शन को यूज़ नहीं किया तो एक्सपायरी डेट वाले दिन उसने किसी भी तरीके से उसने अपने ऑप्शन को यूज़ किया। आपका स्ट्राइक प्राइस इंटरवल्स। अब बहुत सारे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं और एक स्ट्राइक प्राइस पर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है। और ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस कौन सेट करता है? स्टॉक एक्सचेंजेस सेट करती है। तो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस इंटरवल्स। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन कि एक बायर या एक सेलर जब एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक एसेट को सेल या परचेज करता है तो उनको हम बोलते हैं एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। द एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग एसेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट कि एक एसेट को सेल या परचेज करना, उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। नेक्स्ट इज योर कवर्ड ऑप्शन। 11th पॉइंट इज योर कवर्ड ऑप्शन। कवर्ड ऑप्शन क्या होता है? एक पर्सन जब एक
एसेट को एक्चुअल में जब वो परचेज करना चाहता है, जब एक पर्सन एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो एक एसेट को, एक अंडरलाइंग एसेट को एक्चुअल में जब वो परचेज करना चाहता है या सेल करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं कवर्ड ऑप्शन। दीज आर द कंट्रैक्ट सोल्ड बाय ट्रेडर्स हु एक्चुअली ऑन द अंडरलाइंग एसेट, कि जिसके पास एक्चुअल में एक एसेट है और वो उस एसेट को सेल करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं कवर्ड ऑप्शन। इसी का ही ऑपोजिट है नेक्ड ऑप्शन। These are opposite to covered option and the writer does not own the underlying asset। कि ये नेक्ड ऑप्शन वो पर्सन्स, वो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं जिनके पास एक्चुअल में कोई एसेट नहीं होती। बट कवर्ड ऑप्शन में क्या होता है कि उसके पास एक्चुअली में कोई एसेट है और वो उस एसेट को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं कवर्ड ऑप्शन। नेक्ड ऑप्शन में क्या होता है कि उसके पास एक्चुअल में कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है बट स्टिल वो अपने ऑप्शंस को यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं नेक्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 13th पॉइंट आता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि एक प्राइस होता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। एक दूसरा होता है आपका एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल में उस एसेट का जो मार्केट प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है, एक तो वो प्राइस हो गया। दूसरा एक होता है आपका स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस पर आपने एक एसेट को परचेज या सेल करने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इन दोनों के प्राइसेस का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस or market price of an underlying asset and the strike price or exercise price। नेक्स्ट आता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन में क्या होता है, डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, मार्केट प्राइस के बीच में और इंट्रिंसिक प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है, एक डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, मार्केट प्राइस के बीच में और इंट्रिंसिक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। 15th पॉइंट आपका आता है इन द मनी ऑप्शन, जिसको हम ITM भी बोलते हैं, इन द मनी ऑप्शन। अब हमारे ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, वन इज योर कॉल ऑप्शन एंड वन इज योर पुट ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन के केस में, जब एक कॉल ऑप्शन होता है, जब एक बायर एक एसेट को परचेज करना चाहता है, उसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। जब एक एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से, कॉल ऑप्शन के केस में एक एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है और उसके मार्केट प्राइस से, तो उसको हम बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। और पुट ऑप्शन में क्या होता है कि जब आपका एक्सरसाइज प्राइस कम है किससे, मार्केट प्राइस से, उसको हम बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन द स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इज मोर देन मार्केट प्राइस, और इन केस ऑफ पुट ऑप्शन द एक्सरसाइज प्राइस विल बी लेस देन मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आता है 16th पॉइंट इज योर एट द मनी ऑप्शन, जिसको हम ATM भी बोलते हैं। जब आपका एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस किसकी इक्वल होता है, मार्केट प्राइस की इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं ATM। at the money option is that option when exercise price और market price are equal in both call and put option, कि जब आपका exercise price market price के equal होता है दोनों options में, call और put option में, तो उस price को हम बोलते हैं ATM at the money option। नेक्स्ट आता है आपका आउट ऑफ मनी ऑप्शन। अब ये जो आपका OTM है वो जस्ट ऑपोजिट है ITM का, इन द मनी ऑप्शन का जस्ट ऑपोजिट है आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अब अभी हमने ITM में पढ़ा था इन द मनी ऑप्शन में कि पुट ऑप्शन में क्या होता है, जब आपका एक्सरसाइज प्राइस कम होता है मार्केट प्राइस से। वहीं अभी हमने पढ़ा था कि कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से। इसी का ही जस्ट ऑपोजिट है OTM, कि जब आपका पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से, और कॉल ऑप्शन में क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस कम होता है मार्केट प्राइस से, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन।
द कॉल ऑप्शन विल बी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन व्हेन एक्सरसाइज प्राइस इज मोर देन द मार्केट प्राइस। कि कॉल ऑप्शन में जब आपका एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से, और पुट ऑप्शन में क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस कम होता है आपका मार्केट प्राइस से, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका लॉट साइज। लॉट साइज इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स विच आर टू बी ट्रेडेड इन द सिंगल फ्यूचर एंड ऑप्शन कंट्रैक्ट। FNO कंट्रैक्ट मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शन कंट्रैक्ट कि टोटल कितनी नंबर ऑफ एसेट्स को हम लेकर फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, टोटल कितनी नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स है, उन टोटल एसेट्स को हम बोलते हैं लॉट साइज। लास्ट आता है आपका ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर ऑप्शन कंट्रैक्ट अक्रॉस ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कि अब तक टोटल कितने ऑप्शंस हैं जो अभी हमने एक्सरसाइज नहीं करे हैं, आउटस्टैंडिंग पोजीशंस कितनी हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ये थे आपकी टर्मिनोलॉजी ऑप्शंस की, कुछ एक टर्म्स थी जिससे आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्शंस का। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं टाइप ऑफ ऑप्शन। ये भी हमने कर लिया कि हमारे दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ योर कॉल ऑप्शन एंड वन इज़ योर पुट ऑप्शन। दोबारा मैं बता रही हूँ आपको, कॉल ऑप्शन कौन सा होता है, जिसमें किसको राइट दिया जाता है, बायर को। और राइट कौन देता है, सेलर राइट देता है एक अंडरलाइंग एसेट को परचेज करने का। कॉल ऑप्शन में किसको राइट मिलता है, बायर को एक अंडरलाइंग एसेट को परचेज करने का एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक्सपायरी डेट पर या एक्सपायरी डेट से पहले। जब एक बायर को एक अधिकार, एक राइट दिया जाता है एक अंडरलाइंग एसेट को परचेज करने का, उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अब एक एसेट को परचेज करने के लिए एक बायर को क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम। किसको पे करना पड़ेगा, सेलर को। तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। जब एक बायर को एक राइट मिलता है एक एसेट को परचेज करने का, और ये राइट परचेज करने का राइट कौन देता है, सेलर, तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। इसके अगेंस्ट सेलर, बायर को क्या पे करना पड़ेगा, सेलर को प्रीमियम। अब ये जो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, या तो वो एक्सपायरी डेट पर करेगा, एक्सपायरी डेट वाले दिन, या फिर बिफोर एक्सपायरी डेट, ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट पर उसको उस एसेट को परचेज करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। द कॉल ऑप्शन प्रोवाइड्स द राइट टू बायर फॉर बाइंग एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। उसके अगेंस्ट बायर को क्या पे करना पड़ेगा, द बायर हैज़ टू पे द प्रीमियम इन रिटर्न ऑफ द राइट टू सेलर। एक ऑप्शन आता है आपका पुट ऑप्शन। जब एक सेलर के पास एक अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का राइट होता है, उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। अब सेल करने के लिए उसके पास एक राइट होता है कि वो क्या रिसीव करता है, प्रीमियम। और उसको प्रीमियम कौन पे करता है, बायर। This provides the right to seller to sell an underlying asset at a strike price on or before the expiration date. The seller receives the amount of premium in return of that right granted. कि अपने राइट को देने के लिए एक बायर को उसने राइट दिया कि आप मेरे एसेट को परचेज कर सकते हो, उसके अगेंस्ट उसको बायर क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है। तो उस ऑप्शन को हम बोलते हैं पुट ऑप्शन, जो सेलर एक्सरसाइज करता है। कॉल ऑप्शन जब एक बायर के पास एक एसेट को परचेज करने का राइट होता है। अब ये तो थे ऑप्शंस। और डिफरेंट एक एक्सपायरी डेट के हिसाब से, एक्सपायरेशन डेट के हिसाब से दो तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे। द ऑप्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरेशन टाइम। एक्सपायरी डेट के हिसाब से हमारे दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आपका अमेरिकन ऑप्शन, एक होता है आपका यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन कौन सा होता है, जिसमें एक बायर और सेलर अपने ऑप्शन को एक्सपायरी डेट पर
ऑन एक्सपायरी डेट या फिर एक्सपायरी डेट से पहले जब वो अपने ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, उन ऑप्शंस को हम बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शंस, which are executed at the time on or before the expiry date, कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी डेट पर पूरा कर रहे हो या उनसे पहले भी आप पूरा कर सकते हो, उन ऑप्शंस को हम बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शंस। एक होता है आपका यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन में जब आप अपने ऑप्शन को सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही पूरा कर सकते हो, सिर्फ एक्सपायरी डेट पर, ऑन द एक्सपायरी डेट, उन ऑप्शंस को हम बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शंस। ये थे एक्सपायरी डेट के हिसाब से दो तरह के ऑप्शंस। एक आते हैं आपके ट्रेड के हिसाब से दो तरह के ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। ट्रेड के हिसाब से हमारे दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आपका एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन, नाम से आपको समझ आ जाएगा एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन। दूसरा आता है आपका ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर ऑप्शन। एक था आपका एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन। एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन वो ऑप्शंस होते हैं जो थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। उन ऑप्शंस को जो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ऑप्शंस एक्सरसाइज किए जाते हैं, उन ऑप्शंस को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन। और वो ऑप्शंस जो थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ऑप्शंस, विच आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। फिर एक्सपायरी डेट के बेसिस पर मैंने आपको दो तरह के ऑप्शंस बताए, वन इज़ योर अमेरिकन ऑप्शन एंड वन इज़ योर यूरोपियन ऑप्शन। और ट्रेड के बेसिस पे भी हमने दो तरह के ऑप्शंस पढ़े, वन इज़ योर एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन एंड वन इज़ योर ओवर द काउंटर ऑप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं टाइप्स ऑफ पुट ऑप्शन। ऑप्शंस में हम अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें, सिंपल ऑप्शंस। फर्स्ट इज जो स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस कौन से होते हैं, नाम से क्लियर होगा, वो ऑप्शंस जो एक पर्टिकुलर स्टॉक पर हम यूज़ करते हैं, द ऑप्शंस क्रिएटेड ऑन पर्टिकुलर स्टॉक, उनको हम बोलते हैं स्टॉक ऑप्शंस। अब ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये हम हर एक सिक्योरिटी पर, हर एक स्टॉक्स पर यूज़ नहीं करते, बट सेबी ने कुछ एक सिक्योरिटीज़ को, कुछ एक स्टॉक्स को स्पेसिफाई किया है, सिर्फ उन्हीं पर ही हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो एक पर्टिकुलर स्टॉक पर किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टॉक ऑप्शंस। सेकंड आता है आपका इंडेक्स ऑप्शंस। ये वो ऑप्शंस होते हैं जो थ्रू एक्सचेंजेस किए जाते हैं, द ऑप्शंस which are written on the exchanges indices such as CNX निफ्टी में जो मेंशन होते हैं, CNX IT में जो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में जो ऑप्शंस मेंशन होते हैं, जब उनको लेकर हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन। ज़्यादातर जो इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, उनकी जो सेटलमेंट होती है वो कैश भी होती है, और जो उनका सेटलमेंट अमाउंट सेट होता है वो होता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस जिस प्राइस को लेकर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसका उस टाइम पर मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट अमाउंट। थर्ड आता है आपका कमोडिटी ऑप्शंस। जब एक पर्टिकुलर एसेट को लेकर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कमोडिटी को लेकर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बायर और सेलर के बीच में, एक फ्यूचर डेट के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको हम बोलते हैं कमोडिटी ऑप्शंस। These are derivative contracts which give the right to buy or sell a specific commodity at a predetermined price at some point of time in future। जब एक specific commodity को लेकर एक derivative contract होता है एक particular price पर future date के लिए, उसको हम बोलते हैं commodity option। नेक्स्ट आता है आपका बॉन्ड ऑप्शन। सेम है, जब एक पर्टिकुलर बॉन्ड को लेकर, एक स्पेसिफिक बॉन्ड को लेकर एक स्पेसिफिक प्राइस पर फ्यूचर डेट के लिए, एक्सपायरी डेट पर या एक्सपायरी डेट से पहले जब वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑप्शंस। नेक्स्ट आता है आपका करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस वो होते हैं जिसमें हम एक
एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए जब हम कंट्रैक्ट करते हैं, डेरिवेटिव कंट्रैक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं करेंसी ऑप्शंस। इसमें क्या राइट दिया जाता है? दे प्रोवाइड राइट टू सेल और बाय फॉरेन करेंसी एट अ फिक्स्ड प्राइस एट सम फ्यूचर डेट। जब हम फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को लेकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इस पर्टिकुलर प्राइस पर इस फॉरेन करेंसी को परचेज करेंगे या सेल करेंगे, उनको हम बोलते हैं करेंसी ऑप्शंस। लास्ट पॉइंट आता है आपका सिंपल ऑप्शंस में, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। अब ऑप्शंस में इन दोनों में मेन डिफरेंस कौन सा किसको लेकर होता है? ऑब्लिगेशंस को लेकर। जब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उसमें बायर और सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं होती। जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो बायर और सेलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस, उनके अंदर क्या होती है? ऑब्लिगेशंस होती है। बट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती। ऑप्शंस में आप क्या करते हो? ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हो उस करंट प्राइसेस को चेक कर कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन लिखी है आपने उस कंडीशन को पूरा करना है या नहीं करना। मीन्स आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि जो कंडीशन आपने लिखी है, जिसको लेकर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कंडीशन को आपने पूरा करना है। अब यहाँ पे क्या है? ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, कि जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो तो आप उसके ऊपर ऑप्शंस लगा सकते हो। मीन्स आप अपनी ऑब्लिगेशन अगर आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसमें आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मीन्स आपने क्या अप्लाई किया? उसके ऊपर ऑप्शन से अप्लाई किया कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपनी कंडीशन को पूरा करना ही करना है। An option on the future contract is the right but not the obligation to buy or sell a particular future contract at a specified price on or before a certain expiry date. तो ये थे आपके सिंपल ऑप्शंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जॉटिक ऑप्शंस। ये जो आपके एग्जॉटिक ऑप्शंस होते हैं ये थ्रू एक्सचेंजेस ट्रेड नहीं किए जाते। ये ज़्यादा जो ट्रेड किए जाते हैं ये ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, इनकी ट्रेडिंग नहीं होती और थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं? क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन को यूज़ नहीं करें, इसमें हम दोनों ऑप्शंस को आपस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम रेंज फॉरवर्ड। क्या होता है? ये जो रेंज फॉरवर्ड है ये ज़्यादातर हेजर्स यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कि हेजर्स कौन होते हैं? जो ऑप्शंस को यूज़ करके अपने रिस्क को मिनिमम से मिनिमाइज़ करते हैं, अपने रिस्क को, अपने फ्यूचर रिस्क को कम करते हैं। तो रेंज फॉरवर्ड ऑप्शंस को कौन यूज़ करता है? ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हेजर्स। रेंज फॉरवर्ड ऑप्शंस को रिस्क को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक हेजर 2 ऑपोजिट पोजीशंस को यूज़ करता है ऑप्शंस में। वो एक ही टाइम पर एक ही प्रिंसिपल अमाउंट पर सेम मैच्योरिटी डेट पर जब वो अपने कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को इकट्ठे यूज़ करता है, मीन्स वो एक ही टाइम पर बायर है और एक ही टाइम पर क्या है? सेलर है। तो जब वो अपने दोनों ऑप्शंस को इकट्ठा यूज़ कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेंज फॉरवर्ड ऑप्शंस। बट इसमें जो डेट प्रिंसिपल अमाउंट सेम होती है, मैच्योरिटी डेट सेम होती है, बट इसमें जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब हेजर पुट ऑप्शन को यूज़ करके सेल करके जो उसको प्रीमियम रिसीव होता है उसे कॉल ऑप्शन को यूज़ करके प्रीमियम को क्या कर देता है? वो पे कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं रेंज फॉरवर्ड ऑप्शन। सेकेंड आता है आपका रेशो रेंज फॉरवर्ड्स। ये बिल्कुल रेंज फॉरवर्ड ऑप्शंस की तरह होते हैं, रेशो रेंज फॉरवर्ड्स, बस इसमें जो फ़र्क आता है वो किसका आता है? इसमें डिफरेंट अमाउंट्स का। अब रेंज फर्स्ट वाले पॉइंट में रेंज फॉरवर्ड ऑप्शन में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है सेम होता है, बट रेशो रेंज फॉरवर्ड में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपका क्या होता है? अलग होता है। इसमें जो प्रिंसिपल जो बेस अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। थर्ड आता है आपका स्वैप्शंस। अब स्वैप्शंस में क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है किस किस का? स्वैप का और ऑप्शन का। अब इसमें क्या होता है? एक सेलर को ये एक ऑप्शन दिया जाता है स्वैप करने का। अभी मैंने बताया आपको कि स्वैप्शन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? स्वैप का और ऑप्शन का। अब ऑप्शन में क्या होता है कि एक सेलर को एक ऑप्शन दिया जाता है किसका? स्वैप करने का। क्या स्वैप करने का? इंटरेस्ट रेट को स्वैप करने का। एक सेलर के पास ये राइट है कि अगर वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को स्वैप
कर सकते हो। इन रिटर्न बायर आपको क्या पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा। कॉल स्वैप्शंस एंड पुट स्वैप्शंस आर द टू टाइप्स ऑफ स्वैप्शंस। कि स्वैप्शंस हमारे दो तरह के होता है, कॉल स्वैप्शंस, एक होता है आपका पुट स्वैप्शंस। पुट स्वैप्शन में क्या होता है, द होल्डर हैज़ द राइट टू रिसीव। अब पुट स्वैप्शन में जिसके पास सेल करने का राइट होता है, अगर वो सेल कर रहा है तो वो क्या करेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट को रिसीव करेगा। वहीं कॉल ऑप्शन में क्या होता है, एक बायर को मिलता है जिसमें उसको एक एसेट को, एक अंडरलाइन एसेट को खरीदने का राइट मिलता है, जिसमें उसको कुछ चीज़ पे करनी है। तो कॉल ऑप्शंस में, कॉल स्वैप्शंस में द होल्डर हैज़ टू पे अ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये आपके थे एग्जॉटिक ऑप्शंस, जिसमें बड़ा रेंज फॉरवर्ड्स, रेशो रेंज फॉरवर्ड्स और स्वैप्शंस, जो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, स्वैप और ऑप्शंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेडिंग इन रिटायरमेंट अकाउंट। अब यूएसए में हर एक इंडिविजुअल का एक रिटायरमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। अब वो पर्सन्स जिनका रिटायरमेंट अकाउंट ओपन किया गया है यूएसए में, वो लोग क्या कर सकते हैं, उस रिटायरमेंट अकाउंट के थ्रू वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर आप इस थ्रू रिटायरमेंट अकाउंट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो उन पर्सन्स को क्या मिलता है, टैक्स एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो प्राइस आता है वो ज़्यादा आता है, मीन्स आपको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज फीस पे करनी पड़ती है। बट अगर आप ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, वो चीपर पड़ती है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस इज़ मच चीपर देन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। तो अगर कॉस्ट कम आएगी तो आप एक इन्वेस्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। थर्ड आता है आपका इनकम ऑन स्टॉक ऑन। The investor can use the stock on to generate income by selling options on them। कि अगर एक इन्वेस्टर के पास स्टॉक्स हैं, वो अपने स्टॉक्स को यूज़ करके उनको फर्दर आगे ऑप्शंस में सेल कर सकता है, सेल करके वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है, ह्यूज प्रॉफिट्स। बताया मैंने कि अगर एक इन्वेस्टर अपने ऑप्शंस को ढंग से यूज़ करे तो डिफरेंट रेट्स को यूज़ करके, जैसे एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस होता है, स्वैप्शंस को यूज़ करके वो अपने ऑप्शंस के थ्रू मैक्सिमम से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने भी बताई कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट जो आती है वो कम आती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है। तो एक इन्वेस्टर को अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो उसको ब्रोकरेज पे फीस कम पे करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू स्टॉक डिलीवरी ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल। शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल में क्या होता है कि ऑप्शंस में आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपने अंडरलाइंग एसेट की एक्चुअल में डिलीवरी लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप अपने ऑप्शंस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उसको आगे फर्दर एक्सपायरी डेट से पहले ही उसको आगे फर्दर सेल कर सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग में मीन्स का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जिसको लेकर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने उस अंडरलाइंग एसेट को परचेज करना ही करना है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती। नेक्स्ट आता है आपका लेस रिस्क एक्सपोजर्स फॉर बायर्स। अब इसमें जो रिस्क एक्सपोजर होता है वो कम होता है, पहले से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस ऑप्शन में कितना रिस्क होगा, तो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। तो रिस्क इसमें कम होता है, लिमिटेड होता है, और प्रॉफिट्स क्या होते हैं इसमें, अनलिमिटेड। लास्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यूनिक स्ट्रैटेजीज़। अब इसमें एक इन्वेस्टर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके क्या कर सकता है, एक एडवांटेज ले सकता है, ठीक है। जो चेंजेस हो सकते हैं वो अपने चेंजेस को प्रिडिक्ट करके फ्यूचर में क्या होगा वो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न ऑफ रिटर्न। अब ऑप्शंस को प्रिडिक्ट करके समझ के एक इन्वेस्टर ये डिसीजन ले सकता है किस ऑप्शन में उसको कितना रिटर्न आएगा, ताकि वो उस ऑप्शन को उसी तरीके से क्या करे, यूज़ करे, ठीक है। तो ये थे आपके बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शंस। तो पे ऑफ्स ऑफ कॉल ऑप्शन में हम पढ़ेंगे कि एक बायर के पर्सपेक्टिव से जब हम एक एसेट को सेल करते हैं, उस पर्सपेक्टिव से बायर और सेलर को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, पे ऑफ्स कैसे होते हैं। फर्स्ट हम करें फ्रॉम बायर्स मीन्स जो जिसको हम ऑप्शन होल्डर भी कह सकते हैं पर्सपेक्टिव। कॉल ऑप्शन से एक बायर को एक अंडरलाइंग एसेट को परचेज करने का राइट मिलता है।
कॉल ऑप्शन में वही होता है जिसमें एक सेलर एक बायर को राइट देता है एक पर्टिकुलर एक अंडरलाइंग एसेट को परचेज करने का एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर और एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पर। तो पे ऑफ जो होते हैं आपके वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी स्पॉट प्राइस पर। स्पॉट प्राइस कौन सा होता है कि मैच्योरिटी डेट पर, स्पॉट प्राइस का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट पर उस अंडरलाइंग एसेट का क्या प्राइस है उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस वो प्राइस होता है कि मैच्योरिटी डेट पर उस अंडरलाइंग एसेट का क्या प्राइस है उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो एक बायर और एक सेलर के जो पे ऑफ्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्पॉट प्राइस पर, कि मैच्योरिटी टाइम पर उसका स्पॉट प्राइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बायर और सेलर को क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। मीन्स एक बायर को अपने ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्पॉट प्राइस पर। इसमें हमने दो तरह के प्राइस की बात करी है, एक हमने बात करी है स्ट्राइक प्राइस, एक बात करी है हमने स्पॉट प्राइस। अब ऑप्शंस जो होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है किस किस के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, जिसमें एक सेलर एक बायर को एक एसेट को परचेज करने का राइट देता है। तो जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइस लिखा जाता है जिसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस जो वो प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइजिंग प्राइस। ठीक है। अब सपोज़ 2 महीने बाद हमने वो एसेट लेनी है तो 2 महीने के बाद उस एसेट का उस टाइम पर 2 महीने के बाद क्या प्राइस है उस प्राइस को हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो जो बायर और सेलर का जो पे ऑफ्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्पॉट प्राइस के ऊपर कि बायर को क्या फ़ायदा है या नुकसान है या सेलर को क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है। अब बायर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, अगर हमारा स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, अगर हमारा स्पॉट प्राइस ज़्यादा है और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कम प्राइस पर किया था तो बायर को तो फ़ायदा हो गया। अब बायर के लिए क्या प्रॉफिट की बात है। सपोज़ अगर मैंने अगर एप्पल ही की बात करती हूँ, अगर मैंने एप्पल आज के टाइम पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब एप्पल का सीज़न आएगा 2 मंथ्स के बाद मैं आपसे एप्पल लूँगी 100 पर kg पर। ठीक है। अब 2 महीने के बाद अब मैंने तो 100 पर kg पर फ़ायदा मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 100 पर kg पर आपसे क्या लूँगी, एप्पल परचेज करूँगी। अब 2 महीने बाद क्या हुआ, एप्पल के प्राइसेस बढ़ गए। अब 100 पर kg के बजाय अब एप्पल के प्राइसेस क्या हो गया 150 पर kg हो गया है। बट बायर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो 100 पर kg पर किया था, तो 100 पर kg क्या हुआ उसका स्ट्राइक प्राइस जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, और 150 क्या हुआ उसका स्पॉट प्राइस। अब यहाँ पर बायर को क्या हुआ, फ़ायदा हो गया, उसके लिए तो प्रॉफिट की बात है। अब वो क्या करेगा, 100 में लेकर उसको 150 में सेल कर देगा तो उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा। तो अगर हमारा स्पॉट प्राइस ज़्यादा होता है, स्ट्राइक प्राइस कम होता है, तो बायर को क्या मिलता है, पे ऑफ्स मिलते हैं। मीन्स बायर को क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। जितना ज़्यादा हमारा स्पॉट प्राइस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट्स एक बायर के बढ़ेंगे। मीन्स उसके उतने ही पे ऑफ्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। इन केस अगर उसने 100 पर kg एप्पल लेने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और सपोज़ करो कि एप्पल 100 की बजाय कम होकर कितने हो गए, 80 पर kg हो गए। मीन्स सबको उसका स्पॉट प्राइस क्या है 80 और उसका एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना था 100 पर kg। अब उसको तो नुकसान हो गया तो वो क्या करेगा, अपने ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मना कर देगा। मीन्स अब उसने क्या किया, अब उसने एडवांस दिया था 20 रुपीज़ का, उसने प्रीमियम पे किया था सेलर को 20 रुपीज़ का कि मैं 2 महीने के बाद आपसे 100 पर kg पर क्या खरीदूंगा, एप्पल्स लूँगा। बट एप्पल्स की जो प्राइसेस है वो 100 के बजाय अब कितने हो गए, 80 हो गए। स्पॉट प्राइस कम हो गया और एक्सरसाइजिंग प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। स्पॉट प्राइस कम हो गया, 100 के बजाय 80 रुपीज़ पर kg एप्पल्स हो गए। यहाँ पर बायर को नुकसान हो रहा है, उससे तो ज़्यादा में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो क्या करेगा, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए मना कर देगा। तो जो बायर ने सेलर को जो प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम अमाउंट जो है वो सेलर का क्या बन गया, पे ऑफ्स बन गया, वो सेलर का क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पे ऑफ्स फ्रॉम सेलर्स, मीन्स जिसको हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, सेलर्स पर्सपेक्टिव। अब सेल के केस में क्या होता है, एक सेलर को प्रीमियम मिलता है, अब वो एक बायर को क्या दे रहा है, एक राइट दे रहा है एक एसेट को खरीदने का, जिसके लिए बायर क्या करता है, सेलर को एक एडवांस में प्रीमियम पे करता है।
तो सेलर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्पॉट प्राइस के ऊपर और उसकी एक्सरसाइज के प्राइस के ऊपर। अगर बायर का फ़ायदा है, अगर स्पॉट प्राइस ज़्यादा एक्सरसाइज प्राइस कम है तो किसको फ़ायदा होगा, बायर को। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 100 और 150 का, ठीक है। जितना फ़ायदा बायर का होगा उतना ही नुकसान किसका होगा, सेलर का क्या होगा, नुकसान होगा। अगर बायर का फ़ायदा हो रहा है तो सेलर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पॉट प्राइस इंक्रीज़ होगा उतना ही बायर का फ़ायदा बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर सपोज़ कि अभी एप्पल के जो प्राइसेस थे वो 100 थे, फिर 150 हो गए, फिर 200 हो गए, स्पॉट प्राइस बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा स्पॉट प्राइस बढ़ रहा है फ़ायदा किसका हो रहा है, बायर का फ़ायदा हो रहा है। वही सेलर का क्या होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है। हायर द स्पॉट प्राइस हायर विल बी द लॉस। जितना ज़्यादा स्पॉट प्राइस बढ़ेगा सेलर का उतना ही नुकसान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस कम होता है, इन केस जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था कि एप्पल्स 100 की जगह अगर 80 हो जाए तो फ़ायदा किसका होगा, सेलर का, और बायर का क्या होता जाएगा, नुकसान। तो बायर अपने ऑप्शंस को यूज़ नहीं करेगा। तो जो बायर ने सेलर को जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम किसका प्रॉफिट बन जाएगा, सेलर का। तो इनको हम बोलते हैं पे ऑफ्स ऑफ कॉल ऑप्शंस। ऑफ पुट ऑप्शन, पे ऑफ फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव। बायर्स के पर्सपेक्टिव से पुट ऑप्शन में एक पर्सन के पास राइट होता है अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का, उसी को पुट ऑप्शन कहते हैं। अब एक सेलर क्या करता है, एक बायर को राइट देता है एक अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का एक स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस पर। तो बायर की जो पे ऑफ्स हैं, अभी हमने पढ़ा किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्पॉट प्राइस पर, मीन्स मैच्योरिटी डेट पर उस अंडरलाइंग एसेट का क्या प्राइस है उसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो बायर के पे ऑफ्स किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उस मैच्योरिटी डेट पर उस अंडरलाइंग एसेट का क्या स्पॉट प्राइस है और क्या एक्सरसाइज प्राइस है, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा। अब बायर सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें, पुट ऑप्शन में क्या होता है कि जिसमें एक सेलर राइट देता है, वो क्या सोच रहा होता है कि अगर एक बायर का स्पॉट प्राइस कम होगा एक्सरसाइज प्राइस से, मैच्योरिटी डेट पर अगर स्पॉट प्राइस कम होगा और एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होगा तो उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसने प्रीमियम भी पे किया हुआ है, ठीक है। तो उसके फ़ायदा किसका होगा, बायर का फ़ायदा होगा। जितना स्पॉट प्राइस कम होगा उतना प्रॉफिट बायर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर स्पॉट प्राइस हमारा ज़्यादा है और एक्सरसाइज प्राइस कम है, देन ही विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। कि अगर उसका मार्केट प्राइस, जैसे हमने एग्जांपल किया था एप्पल्स वाला जो एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कि आज की डेट पर जो एप्पल्स की जो प्राइसेस है वो 150 हैं, ठीक है, और उसका जो एक्सरसाइज प्राइस था वो 100 था, मीन्स 100 पे उसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किए करेगा। क्योंकि पुट ऑप्शन में क्या होता है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि बायर को क्या होगा, 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। जो उसने प्रीमियम पे किया है उसको 20 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस। ही विल इनकर अ लॉस इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ही हैज़ पेड फॉर बाइंग। सेम होता है कि अगर हम पे ऑफ्स फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव देखें, पुट ऑप्शन में क्या होता है, इन केस ऑफ सेल ऑप्शन एक सेलर को क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। पे ऑफ्स भी अब किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, स्पॉट प्राइस के ऊपर और एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर। बायर का जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही सेलर का क्या होगा, नुकसान। अगर स्पॉट प्राइस कम है और एक्सरसाइज प्राइस क्या है, ज़्यादा है, अगर स्पॉट प्राइस कम है एक्सरसाइज प्राइस से, तो बायर क्या करेगा, अपने पुट ऑप्शन को यूज़ करेगा। सपोज़ अगर उसके एप्पल के जो प्राइसेस हैं वो 100 पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और एप्पल के प्राइसेस कितने हो गए, 80, तो वो अपने ऑप्शन को क्या करेगा, यूज़ करेगा। क्यों, क्योंकि उसने 20 रुपीज़ पहले से ही क्या किए हुए, एडवांस में दिए हुए हैं। वहीं अगर स्पॉट प्राइस ज़्यादा है एक्सरसाइज प्राइस कम है तो बायर अपने ऑप्शन को यूज़ नहीं करेगा। सपोज़ अगर एप्पल के प्राइसेस 100 हैं, एक्सरसाइज प्राइस 100 है और स्पॉट प्राइस कितना होगा, 150, ठीक है, तो वो अपने ऑप्शन को यूज़ नहीं करेगा। द प्रीमियम अमाउंट विल बी द गेन ऑफ द सेलर, कि जो बायर ने प्रीमियम अमाउंट पे किया है वो सेलर का क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये थे आपके पे ऑफ्स। अब पे ऑफ्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके स्पॉट प्राइस के ऊपर और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, ठीक है।